आइए जी, हम स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, और इसके ऊपर जो एएस एप्लीकेबल है वो एएस कौन सा है बेटा आपका? एएस 13। हेडिंग दो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के ऊपर हमारा क्या है? एएस क्या से एप्लीकेबल है? 13 एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया? हम एएस 13 को भी कवर करेंगे, प्लस साथ साथ अपना जो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर एक सब टॉपिक दे रखा है, उस चैप्टर को भी कवर करेंगे। ठीक है जी। एक पॉइंट सबसे पहले आपको जो माइंड में डालना है इस चैप्टर के अंदर, वो क्या कि इस चैप्टर के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का चैप्टर ये एग्जाम में आएगा। और अभी एक अटेम्प्ट में मैं देख रहा शायद जुलाई या जैन वाले अटेम्प्ट के अंदर 20 मार्क्स का क्वेश्चन ये एग्जाम में आया था बच्चे। कितने मार्क्स का आया था? 20 मार्क्स का क्वेश्चन ये एग्जाम में आया था। तो 10 मार्क्स मिनिमम, और मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए आपके यहाँ पर? 20 मार्क्स इस चैप्टर से। तो चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और मुझे उम्मीद है इस बार भी मिनिमम 10 मार्क्स, मतलब 20 तो फिर दोबारा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इस चैप्टर से आना चाहिए, पर 10 मार्क्स देकर जाएगा दोस्ती। ये कितना देकर जाएगा आपको? 10 मार्क्स ये देकर जाएगा आपको चैप्टर। तो आई थिंक कोई हार्म नहीं है चैप्टर के अंदर। 10 मार्क्स का चैप्टर, आज हम 1-1.5 घंटा लगाएंगे, पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट अपने ढंग से माइंड में घुसाएंगे। ठीक है, ताकि क्या हो, आपके लिए कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। ये कोशिश करेंगे, 1-2 क्वेश्चन पे हम देख लेंगे, करना मुश्किल हो जाएगा पर देख लेंगे, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। मैं कुछ वर्किंग सिखा दूंगा इस क्वेश्चन की। ठीक है जी, चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एएस 13 की कुछ बातें कर लेते हैं। ठीक है। अब एएस 13 के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट का मीनिंग डिफाइन करा हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स होती क्या है। ठीक है। अब एएस 13 को बताने से पहले, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा दैट इज असेट्स। अगर बात करें बिजनेस के अंदर असेट्स की, तो हम असेट्स को मेजर 3 पार्ट में हम क्लासिफाई करते हैं। आप शॉर्ट समरी बनाना चाहो तो बना सकते हो, मैं पूरी शॉर्ट समरी लिखवा रहा हूँ। हम अपने असेट्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। दैट इज मेजर, एक हो गया आपका पीपीई। सर व्हाट इज पीपीई? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर इसके ऊपर क्या लगता है आपका? एएस 10 लगता है सर। सर क्या लगता है? एएस 10। और आपका जो इंड एएस है इसके ऊपर, इंड एएस लगता है आपका क्या बच्चे? इसके ऊपर इंड एएस लगता है 16। ठीक है जी। तो फाइनल्स में जब जाओगे तो इंड एएस ही काम करेंगे आपके, सारे एएस वेएस काम नहीं करते हैं बिल्कुल भी। ठीक है। उसके बाद हम बात करें दैट इज असेट्स में हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी हमारी असेट है। ठीक है। इसके ऊपर क्या लगता है हमारा? एएस 2। क्या लगता है हमारा? एएस 2। डन। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मेजर पार्ट क्या हो गया हमारी? इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या लगता है हमारा? एएस 13। ये 3 टाइप के एसेट्स होते हैं बिजनेस के अंदर मेजर बेसिस पर, जिसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं इनके ऊपर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं। मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, तीनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके सिलेबस के अंदर भी है बच्चे। एएस 10, एएस 2 और एएस 13, कोई दिक्कत? ठीक है। अब एएस 10 क्या बोलता है आपको? जो पीपी है उसको हम क्यों रखते हैं? हेल्ड फॉर व्हाट? ये हेल्ड फॉर क्या होता है? यूज। क्या होता है? हेल्ड फॉर यूज। बिजनेस में यूज होना चाहिए तभी यूज करते हैं। तो इसके ऊपर क्या लगता है? डेप्रिसिएशन। क्या लगता है इसके ऊपर? डेप्रिसिएशन। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है जी। हाँ जी। और एएस 2 पे क्या है आपका? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जनरली हेल्ड फॉर व्हाट? हेल्ड फॉर सेल होती है। ये क्या होती है? हेल्ड फॉर सेल। ठीक है। हेल्ड फॉर सेल होती है ये आपकी, तो इसके ऊपर डेप्ट क्लेम नहीं कर सकते कभी भी। ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड की बात करें, ये टाइम पीरियड जनरली लॉन्ग टर्म होता है। इसका टाइम पीरियड क्या होता है बच्चे हमारा? लॉन्ग टर्म। और इन्वेंट्री का टाइम पीरियड क्या होता है हमेशा हमारा बेटा? शॉर्ट टर्म। क्या टाइम पीरियड होता है हमारा? शॉर्ट टर्म। कोई दिक्कत? पक्का। अब इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट हम क्यों रखते हैं? ठीक है। इन्वेस्टमेंट रखने के 2 पर्पज होते हैं। इन्वेस्टमेंट आर हेल्ड फॉर इनकम, हेल्ड फॉर इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन। Investments are the assets which are held for earnings of income or for capital appreciation. आई बात समझ? ठीक है। और कभी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारा डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं होता। अब सर आप क्वेश्चन पूछोगे, सर जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स है वो शॉर्ट टर्म होती है लॉन्ग टर्म होती है? सर इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म, ये मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, मैनेजमेंट की इंटेंशन पर।
ठीक है, वो लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और क्या हो सकती है हमारी, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। क्या हो सकती है बच्चे हमारी, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। तो इन्वेस्टमेंट पे डेप्थ नहीं लगता। अब मैं सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए मैंने। ठीक है, इन्वेंट्री पे डेप्थ नहीं लगता, पर पीपीई पे क्या लगता है, डेप्थ। पीपीई की प्री कंडीशन क्या है, दैट शुड बी यूज इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी वैल्यूएशन की, क्या बात करें इनकी वैल्यूएशन की, जनरली पीपी जो वैल्यू होती है वो किस पर होती है, कॉस्ट पर, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन। और आजकल इन्होंने बोल दिया रिवैल्यूएशन भी कर सकते हैं इसका। क्या कर सकते हैं इसका, रिवैल्यूएशन भी कर सकते हैं, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेट डेप्शन और रिवैल्यूएशन वैल्यू। इन्वेंट्री को हम वैल्यू करते हैं कॉस्ट और एनआरवी, याद है, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। कोई दिक्कत, पक्का। और सर जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट को जो हम हेल्ड करते हैं, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो हमेशा इसको कॉस्ट पे हेल्ड करेंगे। किस पे हेल्ड करेंगे बेटा, कॉस्ट पे, अनलेस देयर इज परमानेंट डिक्लाइन। क्या बोला मैंने, अनलेस देयर इज परमानेंट डिक्लाइन। अगर परमानेंट डिक्लाइन है वो अलग बात है, अदरवाइज जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है हमेशा किस पर वैल्यू होगी आपकी, कॉस्ट पर। किस वैल्यू होगी, हमेशा कॉस्ट पर। सर शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, शॉर्ट टर्म है ना, तो ये चीज हो गई आपकी। तो ये मैंने आपको एक ब्रॉड लेवल पर आके पहले सारी बातें समझाई, आपको एक एक बात का मीनिंग बताया आपको। ठीक है, तो बिजनेस में 3 टाइप के एसेट्स होंगे, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, इन्वेंट्री होगा, इन्वेस्टमेंट्स होगा। पीपीई के ऊपर कौन सा एएस लगता है, AS10। क्या लगता है आपका, AS10। इन्वेंट्री के ऊपर कौन सा एएस लगता है, AS2। और AS13 किस पे लगता है आपका, इन्वेस्टमेंट्स पर। किस पे लगता है, इन्वेस्टमेंट्स पर। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला आपको, पीपी आर हेल्ड फॉर यूज, ठीक है, इन्वेंट्री आर हेल्ड फॉर सेल, और इन्वेस्टमेंट्स आर हेल्ड फॉर इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन। कोई दिक्कत, ठीक है जी, डन। इनके ऊपर डेप लगता है, इसके ऊपर डेप नहीं लगता। डेप के लिए भी AS10 है, डेप के लिए भी क्या है, AS10, पहले था AS6। ठीक है, टाइम पीरियड इसका लॉन्ग टर्म है, इसका शॉर्ट टर्म है, इसका कुछ भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी। वैल्यूएशन की बात आती है, ये किस पे होती है जनरली, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेट डेप्थ। ये होते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। और ये किस पे हो गया, लॉन्ग टर्म है तो कॉस्ट पर, शॉर्ट टर्म है तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ऑल वेल, सबको समझ आ रहा है ये वाली बात। ठीक है, आगे बढ़े हम। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाओ आप। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। ठीक है, हमारा टॉपिक इन्वेस्टमेंट है, तो हम बात करेंगे किसकी बेटा, हमारी इन्वेस्टमेंट्स की। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट्स की, तो इन्वेस्टमेंट्स के अंदर हमारे पास 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है। एक फिजिकल इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, और एक क्या बोल सकता हूं मैं, डीमैट फॉर्म में इन्वेस्टमेंट होती है। मतलब क्या हो गया आपका, आपके शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हो। फिजिकल इन्वेस्टमेंट जनरली जब बात करते हैं, तो फिजिकल इन्वेस्टमेंट में क्या आ गया हमारे पास, फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स के अंदर हमारे पास गोल्ड में आ गया, ठीक है, और लैंड एंड बिल्डिंग में आ गया। गोल्ड हो गया और लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट हो गई। ठीक है, अब और डीमेट फॉर्म में जो है हम क्या करते हैं, हम करते हैं हम शेयर मार्केट में, सिक्योरिटीज में, ठीक है, जहां पे हम इन्वेस्ट करते हैं। कहां पर, 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट है हमारे यहाँ पर। नॉन फिजिकल फॉर्म में 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट है। नंबर 1, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट। क्या बोला मैंने, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट। और दूसरी क्या बोला मैंने आपको, वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट। क्या बोला इसको हमने, वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट्स। फिजिकल इनकम इन्वेस्टमेंट, वेरिएबल इनकम, गोल्ड। जब बात करते हैं फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट की दोस्तों, इसकी बात करते हैं फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट आ गई आपके पास। लाइक आपने दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करा, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करा। ठीक है, तो ये सारी क्या होती हैं आपकी, ये सारी की सारी दोस्तों होती हैं आपकी क्या, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स। क्या होती हैं आपकी ये, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स। कोई दिक्कत, पक्का।
ठीक है। वेरिएबल इनकम के अंदर एक ही इन्वेस्टमेंट का नाम है, वो क्या है मेरे, इक्विटी शेयर्स। आप जब इक्विटी शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट्स। क्या बोलते हैं उसको हम, वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट। समझ आ रही है वाली बात सब बच्चों को अच्छे से? ठीक है, तो हमने पूरी शॉर्ट समरी बना ली चैप्टर की। ऑल वेल, ठीक है, तो मैंने ये सारा कुछ बता दिया। इन्वेस्टमेंट्स फिजिकल होंगी, गोल्ड, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, डीमेट फॉर्म में भी हो सकती हैं, मतलब नॉन फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स हो गई जहाँ पे आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। हालांकि आजकल गोल्ड में भी आप कर सकते हो वाला काम, और आप ऑनेस्टली बोलूँ लैंड एंड बिल्डिंग में भी कर सकते हो वाला काम, कि आप लैंड एंड बिल्डिंग को भी सिर्फ ऑन पेपर परचेज कर सकते हो। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट में आया होगा, रिट्स करके कुछ आया होगा कॉन्सेप्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कुछ आया था ये, चलो छोड़ दो उस चीज को अभी। ठीक है, अभी आ जाओ यहाँ पर हाँ जी, प्रेफरेंस आपका बेटा होगा ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बेटा बट इनकम तो फिक्स है ना उसकी, पहला पॉइंट, इनकम क्या है उसकी, फिक्स है। हम वेरिएबल इनकम फिक्स इनकम की बात कर रहे हैं। अब मिलेगा नहीं मिलेगा सेकेंडरी मैटर है, मिलेगा तो फिक्स मिलेगा, कितना मिलेगा हमें क्लियर होगा आपका। ठीक है, वैसे जनरली लोग जो दो मार्केट्स में जाते हैं, या तो इक्विटी मार्केट में जाते हैं या डेट मार्केट में जाते हैं। ठीक है, हाँ, अब इन्वेस्टमेंट्स की बात करी हमने। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मैंने क्या बोला, शॉर्ट टर्म भी होती हैं, लॉन्ग टर्म भी होती है। ठीक है, फिजिकल भी होती है, डीमैट भी होती है, फिक्स इनकम भी होती है, वेरिएबल इनकम भी होती है, हर चीज मैंने बता दी इन्वेस्टमेंट कनेक्टेड। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी। ऑल वेल, हाँ जी, चलिए जी आगे बढ़े। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अब ये जो मेरी एक लैंड एंड बिल्डिंग है मेरे पास, मेरे पास एक लैंड एंड बिल्डिंग है। अगर मैंने उस लैंड एंड बिल्डिंग को लिया यूज पर्पस के लिए, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, पीपी, और क्या लगाऊंगा उसके ऊपर, AS10। अब जहां पर आप प्रॉपर्टी में बैठे हुए हो, ये मेरी अपनी प्रॉपर्टी है जो कि मेरे बिजनेस में यूज हो रही है। यूज तो हो रही है पर कहाँ पे होनी चाहिए, बिजनेस में। पर्सनल यूज की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम किसके अंदर बैठे हैं, बिजनेस के अंदर बैठे हैं। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड एक मैंने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी, ठीक है, किस पर्पज के लिए, सेल करने के लिए, तो क्या बोलूंगा उसको मैं, इन्वेंट्री है। ठीक है, इन्वेंट्री है तो क्या लगेगा उसके ऊपर, AS2। सेल किस में होना चाहिए, OCB में होना चाहिए। OCB क्या होता है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या होना चाहिए, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब हो सकता है मैं भी कोई बिल्डिंग परचेस करूं, ऑनेस्टली मैं करता है तो ये सारे काम। ठीक है, मैं कोई बिल्डिंग परचेस करूं, और पर्पस क्या था मेरा, कि परचेस करूंगा, थोड़ी देर रिटेन करूंगा, थोड़ा कंस्ट्रक्ट कराऊंगा और सेल कर दूंगा, प्रॉफिट कमा लूंगा या रेंट पे दे दूंगा। ठीक है, तो वो चीज हो गई। सेल करा, सेल करने के बाद मैंने बोला मैंने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करी, किस पर्पस के लिए, या तो इनकम कमाऊंगा उससे, या फिर क्या करूंगा, कैपिटल एप्रिसिएशन। क्या करूंगा, कैपिटल एप्रिसिएशन। इनकम किस फॉर्म में आती है, रिड की फॉर्म में आती है। मैं हमेशा डिफाइन करता हूं, RID, रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड। ठीक है, रिड की फॉर्म में आती है इनकम। उस पर्पस के लिए मैंने कोई एसेट लिया, ठीक है, तो क्या बोलूंगा उसको मैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट्स। क्या बोलूंगा उसको मैं, इन्वेस्टमेंट। और वहां पे लगता है AS13। क्या लगता है हमारा, AS13। मुझे लगता है यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। तो अब लैंड एंड बिल्डिंग तो वही की हुई है। सपोज साथ वाली प्रॉपर्टी मेरी है, अब उसको रेंटल दे रखा है मैंने, क्या दे रखा है उसको, रेंटल। तो उसको मैं अपना PPE वर्ड यूज नहीं कर सकता, क्या बोलूंगा उसको, इन्वेस्टमेंट। बैलेंस शीट में दोनों आ रही होंगी, सेम बिल्डिंग में दो फ्लोर है मेरे पास, एक फ्लोर में बिजनेस है मेरा, एक फ्लोर रेंट पर है, तो बैलेंस शीट में दोनों आ रहे हैं। एक किसके हेड के अंदर आएगा, PP, और एक किस हेड के अंदर आएगा, इन्वेस्टमेंट। बात समझ आई? एक के ऊपर डेप्थ लगेगा, इसके ऊपर डेप्थ नहीं लगेगा, क्योंकि बिजनेस में यूज नहीं हो रही। कहां यूज नहीं हो रही है, बिजनेस में। समझ आ गया अच्छे से? चलो जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सिलेबस के अंदर जो हमारे से इन्होंने बात करी हुई है, वो दो टाइप की इन्वेस्टमेंट की बात करी हुई है। वो आपसे दो टाइप की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, एक फिक्स इनकम और एक वेरिएबल इनकम। एक क्या होती है हमारी फिक्स इनकम, और एक क्या होती है वेरिएबल इनकम। फिक्स इनकम में कौन कौन सी बात करेंगे, ये डिबेंचर्स की बात करेंगे, ये बात करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करेंगे, ये बात करेंगे हमसे किसकी, आपके लोन्स वगैरह की बात करेंगे, उसमें इन्वेस्ट होता है पैसा।
ठीक है। बॉन्ड्स की बात करेंगे ये आपसे, उसमें हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और वेरिएबल इनकम में हम कहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं? अपने इक्विटी शेयर्स में। कहाँ इन्वेस्ट करते हैं हम पैसा बच्चे? इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, उसकी बात करेंगे ये हमसे। ठीक है सर, ठीक है जी। तो ये इन्होंने बोला आपको यहाँ पर, डन। चलिए जी हम आगे बढ़ते हैं। ऑल वेल, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ आप। अब जब बात करेंगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को परचेज सेल करने की, इन्वेस्टमेंट्स को हम जब क्या करते हैं, उनका ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब ट्रेड करते हैं उसका, तो मतलब परचेज भी करते हैं और हम क्या करते हैं, सेल भी करते हैं। हम इन्वेस्टमेंट को परचेज भी करेंगे, क्या करेंगे, सेल भी करेंगे। तो जब हम परचेज सेल करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा कोटेशन प्राइस का। किस प्राइस पे आप परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड कोटेशन प्राइस। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम यहाँ पर, कोटेशन प्राइस। ठीक है, तो कोटेशन प्राइस क्या होगा, किस प्राइस पे उसको परचेज करेंगे सेल करेंगे, दैट इज कॉल्ड कोटेशन प्राइस। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब जब हम परचेज करते हैं तो सबसे पहले परचेज प्राइस होता है हमारा, दैट इज माय कोटेशन प्राइस। ठीक है, अब परचेज प्राइस के अंदर हमेशा हम ऐड करेंगे हमारी ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कमीशन जो भी है सब ऐड कर देंगे। और आपको ध्यान रखना है हमेशा, आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो कोटेशन प्राइस है ना, इसी प्राइस पर हम कैलकुलेट करते हैं ब्रोकरेज अपनी। ब्रोकरेज विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन कोटेशन प्राइस, प्लस कोई स्टैम्प ड्यूटी वगैरह है, प्लस सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये 3 टाइप के एक्सपेंस होते हैं परचेज करते वक्त, ब्रोकरेज या कमीशन, स्टैम्प ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इतना डीप में वो आपको लेकर नहीं जाते, बस आपको ऊपर ऊपर एक आध पॉइंट बोल देंगे कि जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं 2% का खर्चा होता है हमारा। वो 2% हमें किस पे निकालना होता है, हमेशा कोटेशन प्राइस पे। किस पे निकालना होता है, कोटेशन प्राइस पे। कोई दिक्कत? ठीक है, अगर 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 हम क्या कर रहे हैं, फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब डिवेंचर्स में, जहां पे कॉन्सेप्ट आता है इंटरेस्ट का, कॉन्सेप्ट किसका आता है, इंटरेस्ट का। और जो कोटेशन प्राइस दे रखा है, वो कोटेशन प्राइस कितना क्या है हमारा, कम इंटरेस्ट। क्या प्राइस है बेटा हमारा, वो कम इंटरेस्ट प्राइस है। तो हम क्या करेंगे, उस कम इंटरेस्ट प्राइस में से हमेशा इंटरेस्ट लेस करेंगे, लेस करेंगे इंटरेस्ट इफ क्यूपी इज कम इंटरेस्ट। इफ क्यूपी इज कम इंटरेस्ट, क्या करेंगे, इसको हम लेस करेंगे हमेशा। अगर क्यूपी जो है हमारा एक्स इंटरेस्ट है, एक्स मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो लेस नहीं करेंगे। बात समझ आई? डन जी। तो ये इन्होंने बोला आपको, ऑल वेल, ठीक है, आप सबको समझ आ रहा है यहां तक। अब उसके बाद जब हम सेल करते हैं, तो सेल करते वक्त यहां पे क्या लेते हैं, सेल प्राइस। क्या लेते हैं हम, सेल प्राइस। ठीक है जी। अब मैं कुछ बच्चों से पूछना स्टार्ट करता हूँ, आई होप वो अब छोड़ोगे नहीं मुझे, पूछना स्टार्ट करूंगा मैं आपसे। ठीक है, महल जल्दी आप मुझे बताओ कि सेल प्राइस के बाद क्या करते हैं हम, जल्दी बताओ। ब्रोकरेज लेस होगा इस कोटेशन प्राइस में। लेस करते हैं ब्रोकरेज एंड कमीशन वगैरह, लेस करते हैं अगर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, पर स्टैम्प ड्यूटी यहां पर नहीं होती, राइट वेल। ठीक है, और लेस करेंगे यहां से क्या, इंटरेस्ट। अगर क्या है, इफ क्यूपी इज कम इंटरेस्ट। हाँ जी, सबको क्लियर हो रहा है ये वाली बात? अच्छा, यहां सब कुछ लेस करते हैं, फिर आता है नेट सेल प्राइस। क्या आता है हमारा, नेट सेल प्राइस। अब यहां पर जब हम सेल करते हैं, तो सेल करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, सेल करते वक्त प्रॉफिट ऑन सेल हुआ या लॉस ऑन सेल हुआ, क्या ध्यान रखना पड़ता है, प्रॉफिट ऑन सेल हुआ या फिर लॉस ऑन सेल हुआ। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट वाला पंगा कब आएगा, सिर्फ फिक्स इनकम वाले कॉन्सेप्ट में आएगा। वेरिएबल इनकम में तो इक्विटी शेयर्स है, और इक्विटी शेयर में क्या आता है, डिविडेंड। क्या आता है वहां, तो डिविडेंड का कोई अता पता नहीं है, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जिस दिन हम परचेज करते हैं, तो उस दिन हम डिविडेंड को कैलकुलेट नहीं कर सकते कभी भी, तो इसलिए डिविडेंड कभी भी लेस नहीं होता।
सिर्फ यहाँ से क्या लेस होता है, इंटरेस्ट। क्या लेस होता है, सिर्फ इंटरेस्ट परचेज करते वक्त। कोई दिक्कत समझ आई सबको ये वाली बात अच्छे से? ठीक है। अब जब सेल करते हैं हम इन्वेस्टमेंट को, तो सेल करते वक्त हमारा प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। ठीक है जी। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो कैसे निकालें यहाँ पर। ठीक है, क्या बोला इन्होंने, कॉस्ट ऑफ सेल हम कैसे निकालें, कैलकुलेट करें। सर यहाँ पे ना खेल ही सारा कैलकुलेशंस का है। ये कैलकुलेशन अगर क्लियर है ना तो चैप्टर में कुछ है ही नहीं। हमें राइट और रॉन्ग? ठीक है, अगर आपको कैलकुलेशन अच्छे से आती है तो चैप्टर में कुछ नहीं है। कोई दिक्कत? तो कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकालें सर? तो डिपेंड करता है कि आप फिक्स्ड इनकम में हो या आप वेरिएबल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो। वेरिएबल, फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट्स हैं। सारे बच्चे नोटिंग बनाएंगे, ये सारे बच्चे नोटिंग बनाएंगे अच्छे से। हाँ जी, सारे बच्चे अच्छे से नोटिंग बनाएंगे इसकी। ठीक है, पूरा मैं आपको अच्छे से बना रहा हूँ, अलग तरीके से मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। मैं जो रेगुलर क्लास में सिखाता हूँ वैसे कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा अब मैं आपको, एकदम अलग तरीके से। बिकॉज अब पूरा ओरिएंटेशन क्या है मेरा कि एग्जाम में कैसे आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ सेल अगर फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट दो तरीके से लगता है। एक हो गया आपका फीफो और एक क्या हो गया आपका एवरेज मेथड। एक क्या हो गया फीफो और एक क्या हो गया बच्चे आपका एवरेज मेथड। फीफो मेथड के फीफो होगा इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। तो हमेशा हम क्या फॉलो करेंगे, फीफो मेथड। क्या फॉलो करेंगे हम, फीफो। वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट में हम हमेशा यहां पे क्या फॉलो करते हैं, एवरेज मेथड। क्या फॉलो करते हैं हमेशा यहां पर, एवरेज मेथड। कोई दिक्कत? कॉस्ट ऑफ सेल तो फीफो मेथड लगेगा, एवरेज मेथड लगेगा। ठीक है, ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है जब हम सेल करेंगे उस टाइम पर। उस टाइम पे इसकी इंपॉर्टेंस आती है कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ सेल, जब प्रॉफिट और लॉस हमें कैलकुलेट करना होता है। कोई दिक्कत? सबको समझ आया यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर एक्स ने 1000 डिबेंचर्स परचेज करे एट द रेट ₹98 पर डिबेंचर कम इंटरेस्ट। कैसे परचेज करा बेटा, कम इंटरेस्ट। और ब्रोकरेज दी, ब्रोकरेज एंड कमीशन थी वो 2% थी। हमने परचेज कब करे, 17 को। कब परचेज करे, 17 को। रुकना अभी कुछ मत करना, चलो करते रहो, क्वेश्चन लिख लो आप। मिस्टर वाई ने परचेज करा, सॉरी मिस्टर एक्स ने फिर परचेज करे 2000 डिबेंचर्स 111 को। कब परचेज करा, 111 को। एट द रेट ₹101 पर डिबेंचर एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, और ब्रोकरेज एंड कमीशन थी हमारी फिर दोबारा 2%, वो सेम जनरली सेम रहती है वो। 112 को उसने 500 डिबेंचर सेल कर दिए एट द रेट ₹95 95 मत करो, 103 पर डिबेंचर कम इंटरेस्ट। और ब्रोकरेज एंड कमीशन इस पे भी कितनी थी बेटा, 2%। 3 ट्रांजेक्शन है ये, क्या हमारे ये 3 ट्रांजेक्शन है। समझ आया सबको? ठीक है, अब इधर देखो आप, अब मैं जानबूझ के आपके लिए क्या कर रहा हूं, जर्नल एंट्री पास कर रहा हूं। अब इंटरेस्ट, कंपनी से इंटरेस्ट कब मिलता है, कंपनी से इंटरेस्ट मिलता है 30/9 और 31 मार्च, 2 डेट्स हैं इंटरेस्ट मिलने की। और प्लस इन्होंने क्या बोला आपको, ठीक है, इन्होंने क्या बोला आपको, दैट इज कि आपका क्या करना है, हमने यहाँ पर हमारा जो ईयर एंड होता है वो ईयर एंड होता है हमारा 31/12। हमेशा ऐसे उल्टा ही होगा। हम फॉलो कर रहे हो कैलेंडर ईयर, कंपनी फॉलो कर रही होगी फाइनेंशियल ईयर। हम फॉलो करेंगे फाइनेंशियल ईयर, कंपनी फॉलो कर रही होगी कैलेंडर ईयर। 99% केस में ऐसे करवाएंगे वो आपके साथ। यहाँ तक समझ आया? कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
चलिए जी, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सबको समझ आ गया। ठीक है, अब देखो आप, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1। ठीक है, हम क्या करेंगे, परचेज की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कौन सी डेट पर ये ट्रांजेक्शन हुआ है? 17 को। ट्रांजेक्शन कब हुआ है बेटा? ये 17 को। अब यहां पर देखो आप, हमने कितने डिवेंचर परचेस करे? 1000। कितने के हिसाब से? 98 के हिसाब से। तो 1000 इंटू 98 कितना हो गया बेटा आपका? ये 98,000। ठीक है जी, दैट इज, हम बोलेंगे परचेज प्राइस 1000 इंटू 98 कितना हो गया? 98,000 प्लस प्लस यहां पर हम क्या करेंगे अपना ब्रोकरेज वगैरह हम ऐड करेंगे। वो कितनी है बेटा आपकी? 2%। कोई बच्चा बताएगा कितना आएगा ये 98,000 का 2%? 1960। इतना ज्यादा ये आ रहा है 1960। ठीक है जी, ये आ गया। अब यहाँ पे जो प्राइस गिवन था आपका, वो प्राइस कैसे गिवन था आपका? कम इंटरेस्ट। प्राइस कैसे गिवन था बेटा आपका? ये कम इंटरेस्ट। तो लेस कर देंगे इसके अंदर से इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना हो गया आपका? ये 2%, सॉरी, हमने यहाँ पर 31 मार्च को पहले आपको इंटरेस्ट मिला होगा। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? 31 मार्च। हमने परचेज कब करा? 17। तो कितना हो गया? दैट इज आपका अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट आ गया आपका? 3 मंथ्स का इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट आएगा ये जल्दी निकालो आप। दैट इज 1000 इंटू 100। हाँ जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% मान लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 3/12 कितना आ गया? कितना आ गया ये? 3000। ऑल वेल। बस आपके क्वेश्चन में यहीं तक आएगा ये। तो हमारे पास कॉस्ट कितनी आ गई यहां पर? कॉस्ट कितनी है जल्दी बताओ? 96,960। ठीक है जी, अब देखो यहां पर जो हमारी कॉस्ट आएगी 96,960 आएगी। हमारा जो इंटरेस्ट आएगा 3000 आएगा। और हमने पेमेंट कितनी करी यहां पर? पेमेंट का 99,960। 99,960। कोई दिक्कत? यहां तक समझ आया सबको? ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमने यहां पर क्या कर ली? रिकॉर्ड कर ली। कोई दिक्कत? हाँ जी, चलिए जी, नेक्स्ट आ जाओ। अब उसके बाद, ठीक है, अगर मैं बात करूं 30/9 को हमें इंटरेस्ट मिलेगा। 30/9 को क्या मिलेगा हमें? इंटरेस्ट। दैट इज कॉल्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। मैं जानबूझ के एंट्रीज भी बता रहा हूँ, गलती से कभी जर्नल एंट्रीज आ गई तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब सुनो मेरी बात, एक बात ध्यान सुननी है। हाँ जी आर्यन इधर आओ। कितने डिबेंचर हैं? 1 लाख के। 1 लाख के ऊपर 12% और इंटरेस्ट मिलेगा पूरे 6 महीने का। क्यों? क्योंकि 3 महीने तक तो हमने डिबेंचर होल्ड करे और 3 महीने पहले का इंटरेस्ट हम ऑलरेडी पे कर चुके दूसरे को। तो कंपनी हमें जब 30/9 को आएगी तो कंपनी हमें पूरे का पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट देगी। हमें कंपनी से क्या मिलेगा? पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट। ये बात समझ आई? ठीक है, 30/9 को पूरे 6 महीने। कंपनी को मतलब नहीं है हमने बीच में कितनी बार ट्रांसफर कराओ। कंपनी कह रही है जिस दिन हम इंटरेस्ट बांटेंगे उस दिन जो डिबेंचर होल्डर होगा हम उसको इंटरेस्ट देंगे और पूरे 6 महीने का देंगे। कितना आया बच्चों? कोई बच्चा बताएगा? 6,000। अब देखो, इंटरेस्ट डेबिट कितना हुआ? 3। इंटरेस्ट क्रेडिट कितना हुआ? 6। तो अल्टीमेटली हमारा इंटरेस्ट जो हमने अर्न करा वो कितना है? 3,000। कितना है हमारा? 3,000। कोई दिक्कत? समझ आई ये वाली बात अच्छे से? अब नंबर 2 आ जाओ आप। हमने फिर एक ट्रांजैक्शन करी। कब करी बेटा? वो
111 को, राइट। 111 को हमने एक और ट्रांजेक्शन करी मेरे ख्याल में, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने क्या करा, दैट इज हमने 2000 डिबेंचर और परचेस करे, तो 101 पर एज यूजुअल इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आइए, अब जो प्राइस है इधर देखो, अब जो प्राइस है 2000 है, कितने में 101 में है बेटा, 101 है ना, कितना आया जल्दी बताओ कितना आया, 2,02,000। क्या ब्रोकरेज एंड कमीशन ऐड होगी, यस होगी सर, कितनी होगी 2%, कितनी आई 4040 राइट, ये इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। क्या यहां से इंटरेस्ट लेस होगा, नहीं होगा, क्योंकि क्या है ये एक्स इंटरेस्ट, क्या है ये हमारा एक्स इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट लेस नहीं होता, कोई दिक्कत। तो ये हो गया। अब मुझे बताओ हमारी इफेक्टिव कॉस्ट आई इस इन्वेस्टमेंट की कितनी आई, जल्दी बताओ। 206040। अब यहां पर आ जाएंगे हम, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है 206040, राइट। और इंटरेस्ट की कॉस्ट कितनी है आपकी, जल्दी बताओ मुझे आप। इंटरेस्ट चाहे एक्स हो या आपका कम हो, इंटरेस्ट को डेबिट करना पड़ेगा और पे करना पड़ेगा। सर कितना आया बताओ मुझे आप। हाँ जी, तो इंटरेस्ट आ जाएगा 2 लाख के ऊपर 12% कितने महीने के लिए, दैट इज 1 महीने के लिए, अक्टूबर के मंथ का आएगा 1/12। सर आपने बोला 2000, सर ये कितना हो गया 2,08,040, कितना आ गया 2,08,040। तो मुझे बताओ आप, यहाँ तक क्लियर हुआ सब बच्चों को। आज हम कुछ रिपीटिशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करा, एक पूरा एंट्रीज वाला कॉन्सेप्ट देखा पहले तो, कि एंट्रीज में कैसे रिकॉर्ड करेंगे सब चीज़ों को हम, ठीक है जी। तो ये चीज़ हो गई आपकी, ऑल वेल। अब 111 के बाद अब मेन पॉइंट आता है सेल, परचेस इंटरेस्ट, और क्या आ गई हमारी अब सेल, ठीक है सर। तो हमने सेल कब करी सर, यहाँ पे 112 को सेल करी सर, 112 को हमने इन्वेस्टमेंट सेल करी। इधर देखो सर, 112 को जब सेल करी तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट, राइट जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट, और प्रॉफिट और लॉस अभी हम चेक करते हैं। आओ जी, इधर आ जाओ सारे बच्चे, जल्दी से आ जाओ मेरे साथ। वर्किंग नोट नंबर 1, 2 एंड वर्किंग नोट नंबर 3। अब हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 3, जहां पर क्या होने वाला है आपके पास, परचेज प्राइस, सॉरी सेल वैल्यू गिवन है। कितने डिबेंचर हमने सेल करे बच्चे, 500। 500 इंटू कितना हो जाएगा, कितने में करें, हमने 103 में सेल करे हैं दोस्तों, तो 103 कितना आया ये 5,500, ये आ गया, कोई दिक्कत। एक वर्किंग करके दिखाई पूरी मैंने अच्छे से पूरे क्वेश्चन की, परचेज सेल। अब इसमें से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे ब्रोकरेज एंड कमीशन, कितना है वो 2%, निकालो कितना आएगा 1030। अब प्राइस क्या था, कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी लेस होगा यहां से। सर इंटरेस्ट किस पर आएगा, 500 इंटू 100 इंटू 12, और कितने मंथ्स के लिए, अक्टूबर नवंबर, 2 मंथ्स के लिए, तो 2/12 कितना आया 1000, तो आएगा या 1000। ये आ गई नेट सेल वैल्यू, कितनी आई बच्चे जल्दी बताओ, 49,470, 49,470। कोई दिक्कत, अगर गलती है जिस दिन बोलते हैं पास जर्नल एंट्रीज, आधे बच्चे फेल हो जाएंगे, वहीं भी उस दिन ही। क्वेश्चन बड़ा सिंपल नजर आ रहा होगा, पर वो कर नहीं पा रहे होंगे उस दिन वो, क्योंकि उसको एंट्रीज नहीं आ रही होंगी। ये लेजर की सबको हैबिट होती है, कोई दिक्कत। अब यहां से लेस करना है हमने क्या, कॉस्ट ऑफ सेल। क्या लेस करना है बेटा यहाँ से, कॉस्ट ऑफ सेल, क्या लाने के लिए, प्रॉफिट लाने के लिए। अब रुको मेरी बात पे ध्यान देना, हम इसको 2 केस बनाएंगे, एक फीफो के अकॉर्डिंग और एक बनाएंगे हम एवरेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेट सेल वैल्यू दोनों केस में सेम रहेगी,
उसमें कोई चेंज नहीं होगा बच्चे, 49470 49470। ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ सेल अगर फीफो मेथड होता तो वेरी सिंपल, तो 500 यूनिट्स हमने कहां से सेल करी होती, इसमें से सेल करी होती। अब 1000 की कॉस्ट कितनी, 96960 96960। ठीक है, तो 500 की कॉस्ट कितनी होती, तो 96960 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 500, कितना आता है बच्चे जल्दी बताओ, 48480। कोई दिक्कत, क्या आया, प्रॉफिट आया लॉस आया, प्रॉफिट ऑन सेल कितना हो गया बच्चे, कितना हुआ 990। ये प्रॉफिट ऑन सेल, क्या हो गया ये प्रॉफिट ऑन सेल। पहले बताओ कोई दिक्कत, ऑल वेल। अब निकाल लो यहां पे एवरेज मेथड, क्या निकालोगे यहां पर आप, एवरेज मेथड। अब एवरेज मेथड से सेल वैल्यू तो वही है, अब कॉस्ट ऑफ सेल पे इफेक्ट आएगा बेटा, किस पे इफेक्ट आएगा आपका, कॉस्ट ऑफ सेल। अब एवरेज मेथड क्या बोलता है, दोनों की एवरेज निकालो, दोनों कॉस्ट कितनी हो मिलाकर 96,960 206040, ऐड करो दोनों को 3,03,000। अच्छा, तो टोटल कॉस्ट आ गई 3,03,000 राइट। इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 3,000 से, कि दोनों इन्वेस्टमेंट मिलाकर 1,000 यूनिट्स थी और एक कितनी थी, एक 2,000 यूनिट्स थी। आई बात समझ, और मल्टीप्लाइड बाय फिर एज यूजुअल कितने से करेंगे, 500 से। बस फर्क ही है दोनों के बीच में, फर्क समझ आया। ठीक है, डिफरेंस कितना आया बच्चों, कोई बच्चा बताएगा, कितना आया, 50,500। और अब क्या आ गया आपके पास, प्रॉफिट आया लॉस आया, यहां पर लॉस ऑन सेल। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया ऑटोमेटिक। फीफो से क्या आ रहा है, प्रॉफिट, एवरेज से क्या आ रहा है, लॉस। कितना आया बच्चे, 10। पहले बताओ, ये कैलकुलेशन करने आ गई आपको, हाँ जी बेटा, आपको समझ आया, क्लियर है, हाँ जी। हाँ जी बोलो। हम्म हम्म। हाँ जी, पूरा एक स्टेटमेंट बन जाती है फिर आपकी। पहले बताओ यहां तक क्लियर है एकदम, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम सेल की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे। बस पहले तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना, जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, जब आपको जर्नल एंट्री में जाते हो आप, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर ना क्या आता है, इन्वेस्टमेंट के अंदर कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या आती है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर हम फीफो मान ले अभी, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी थी बेटा, कोई बच्चा बताएगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फीफो के अकॉर्डिंग कितनी निकालती है हमने बेटा, नहीं 48480, ध्यान दो ना, 48480। इंटरेस्ट कितना आया था बेटा, कम हो या 100 फर्क नहीं पड़ता, 1000। अब माइंड में मेरे कॉन्सेप्ट आ रहा है कि सर एक बात बताओ, ठीक है, बैंक में कितना आएगा, बैंक में कितना आएगा। आप बोलोगे सर नेट सेल वैल्यू आएगी, नहीं सर,
बैंक में नेट सेल वैल्यू नहीं आएगी, बैंक में आएगी सेल वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। सिर्फ सेल वैल्यू माइनस ब्रोकरेज करो, कितना आएगा सेल वैल्यू माइनस ब्रोकरेज? $50,470। ऑल वेल, ठीक है जी। और अब जो डिफरेंस होगा आपका, वो डिफरेंस प्रॉफिट और लॉस जाएगा। और आई थिंक जब फीफो मेथड से हम कर रहे थे, हमारा प्रॉफिट आया था लॉस आया था? आई थिंक प्रॉफिट आया था ना, टू प्रॉफिट ऑन सेल। चेक करो कितना आ रहा है, 990 आ रहा है, यही बैलेंसिंग फिगर यही बच रही है। तो यहां पर जो आया सेल वैल्यू माइनस ब्रोकरेज या कमीशन, यहां पे आई कॉस्ट ऑफ सेल, और यहां पे क्या आ गया आपका इंटरेस्ट, और ये बैलेंसिंग फिगर आ गई आपकी क्या, ये। कोई दिक्कत? ऑल वेल। तो ये कॉन्सेप्ट था किसका, इन्वेस्टमेंट्स का। अब जब जर्नल में हम आ रहे हैं, तो जर्नल में आपको हैबिट नहीं होती, स्पेशली जब सेल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट था ये सेल को रिकॉर्ड करना हमारे लिए। हाँ जी, यहाँ तक ऑल इज वेल। तो ये फिक्स्ड इनकम के अंदर इस तरीके से हम काम करते हैं। 2-3 क्वेश्चन देखते हैं फिक्स्ड इनकम के, मैं दिखाता हूँ आपको मैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो, एग्जाम में अगर क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन अगर आ गए, छोटे क्वेश्चन बहुत, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकलवा लेंगे आपसे वो, कि हमने इन्वेस्टमेंट परचेज करी, ब्रोकरेज पे करा, इंटरेस्ट वगैरह चेक करके, कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट वो चेक कर लेंगे, तो वो हो जाएगा आपका। देखो इस तरीके से एंट्री पास करवा लेंगे आपसे, ये सारे एग्जाम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत? ठीक है, उसके बाद अगर वो आपसे एंट्री पास कराना नहीं चाहते, ठीक है, तो सरकमस्टांस के अंदर वो आपसे लेजर देंगे। ठीक है, अब लेजर के अंदर आपका क्या होगा, ये तो बहुत सिंपल सा है कि जहां पर हमने परचेज करी और सारी इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर अपने आप में क्या बच गई आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस। एक बात जो मुझे ध्यान रखनी है, जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट का जो यहाँ पर अमाउंट जाएगा, ये टू प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इंटरेस्ट एक इनकम है, इंटरेस्ट क्या है, एक इनकम है जो हम अर्न करेंगे। ठीक है जी, तो ये चीज हो गई। मैं आपको कुछ बड़ा क्वेश्चन दिखाता हूं। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए मेरे साथ आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सारे बच्चे जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमारा 1 जैन का, फेस वैल्यू कितनी है 60,000 और कॉस्ट कितनी है 59। सिंपल, ओपनिंग बैलेंस पे कोई टेंशन नहीं है, 60,000 और 59। अब सर यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है अक्रूड इंटरेस्ट। क्या आ रहा है बेटा आपका, ये अक्रूड इंटरेस्ट आ रहा है दोस्तों आपका। ये अक्रूड इंटरेस्ट हमेशा 3 मंथ्स का आएगा। कितने मंथ्स का आएगा बेटा, हमेशा ये 3 मंथ्स का आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कब आएगा, ये कब आएगा आपको ध्यान रखना है। अगर हमारा जो ईयर है, हमारा ईयर खत्म हो रहा है 31 दिसंबर, और इनका ईयर कब खत्म हो रहा है 31 मार्च। उनका फाइनेंशियल ईयर है, हमारा कैलेंडर ईयर है। ठीक है, मतलब जो क्लोजिंग है, ठीक है, जो इन्वेस्टर है उसकी क्लोजिंग कब है, कैलेंडर ईयर में या फाइनेंशियल ईयर में, और जो कंपनी है उसकी क्लोजिंग कब है, फाइनेंशियल ईयर में या फिर रिवर्स हो कैलेंडर ईयर में, उल्टा हो जाता है, तब ये अक्रूड इंटरेस्ट आता है। अगर मान लो दोनों की क्लोजिंग और ओपनिंग सेम है, तो ये अक्रूड इंटरेस्ट नहीं आता, ये अक्रूड इंटरेस्ट नहीं आता। ये अक्रूड इंटरेस्ट आया ही क्यों है, ये अक्रूड इंटरेस्ट आया ही क्यों है, क्योंकि दोनों की क्लोजिंग क्या है, अलग अलग है, और ये हमेशा 3 मंथ्स का आएगा। गैप हमारा 3 मंथ्स का होगा, क्योंकि हम आज स्टार्ट कर रहे हैं 1 जैन को, और लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा, 30/9। कब मिला होगा हमें, 30/9। तब से लेके अब तक का इंटरेस्ट है 60,000 के ऊपर 16% 6 महीने के लिए। कैलकुलेट कर लो, एक बार चेक भी कर लो जल्दी से, जल्दी करो बेटा। 60,000 के ऊपर 16% 6 महीने के लिए, आ रहा है 60,000 के ऊपर 16% 3 मंथ्स के लिए, सॉरी 3 मंथ्स के लिए आएगा ये। चेक करो, आया ये, कैलसी नहीं है बेटा आपके पास।
अब उसके बाद हमने क्या करा यहाँ पर, 1 मार्च को हमने परचेज करा 100 डिबेंचर एक्स इंटरेस्ट। अब जब ट्रांजैक्शन हुई ना तो नीचे चेक करो जाके पहले कि भाई ब्रोकरेज है, यस ब्रोकरेज है, वो भी कितना है आपका, कितनी है आपकी 1%। अब एक्स इंटरेस्ट है, अच्छी बात है, 10,000 के डिबेंचर लिए हमने, पर कब लिए हमने, 1 मार्च को। तो 1 मार्च से पहले लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा, 30/9 एज यूजुअल। तो 5 महीने का इंटरेस्ट आएगा, इसके ऊपर चेक कर लो एक बार, 10,000 के ऊपर 16% 5 महीने के लिए, यहाँ पर आया 5 मंथ्स का आ रहा है ये। अब चाहे कम हो एक्सो, इंटरेस्ट आना ही आना है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब उसके बाद ये 9898 कैसे आया, हमने कैसे परचेज करा, हमने परचेज करा 100 इंटू 98, तो कितना हो गया 9800 हो गया, प्लस 1% ब्रोकरेज, वो कितनी आएगी 98, तो कितना हो गया 9898। आई बात समझ, 9898। अगर ये कम इंटरेस्ट होता तो इंटरेस्ट को लेस करते थे बस, और कुछ नहीं करते। आई बात समझ। फिर उसके बाद 31 मार्च आएगा, पक्की बात है। 1 मार्च के बाद क्या आएगा, 31 मार्च, और 31 मार्च को हमें क्या मिला बेटा, यहाँ पर इंटरेस्ट। क्या मिला हमें यहाँ पर, इंटरेस्ट। किस पर मिला, जो हमारी होल्डिंग्स है उस दिन तक। होल्डिंग कितनी है 70,000, तो 70,000 के ऊपर आपके पास 16% कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, कितना आ गया, दैट इज 5,000 आ रहा है ये, सॉरी 5600 जो भी होगा ये। फिर उसके बाद हमने क्या करा, आप चेक करिए यहाँ पर, 1 जुलाई को हमने सेल करा 200 डिबेंचर एक्स इंटरेस्ट आउट ऑफ द ओरिजिनल होल्डिंग। सर ये ना भी बोलता ना ये वाली बात, तो भी हम मानते हैं आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग, फीफो मेथड। एवरेज मेथड के लिए स्पेशली बताएगा वो, अदरवाइज क्या माना जाएगा, फीफो मेथड। तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने 1 जुलाई को सेल करा 20,000, और दूसरा कॉलम में 800। अब चाहे एक्सो कम हो, इंटरेस्ट तो आना ही आना है ना हमारा। 1 जुलाई, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला, 31 मार्च। तो 31 मार्च से लेकर 31 मार्च से लेकर आप चेक करो 1 जुलाई, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट है। तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैसे आएगा, 20,000 के ऊपर 16%, 3/12 आ रहा है 800, 800 का इंटरेस्ट आ गया। अब जब हम सेल कर रहे हैं तो सेल करते वक्त, ठीक है, आपने 200 के डिबेंचर थे इंटू 100 के हिसाब से सेल करा, और वो भी एक्स इंटरेस्ट है, अच्छी बात है। तो कितना हो गया ये आपका 20,000, माइनस कर दो ब्रोकरेज। सर ब्रोकरेज कितनी है, 1%, तो मतलब कितनी हो गई 200, कितना आ गया ये 19,800। तो पहले सेल वैल्यू लिख दो यहाँ पे 19,800। कोई दिक्कत, एक्स इंटरेस्ट था तो इंटरेस्ट लेस नहीं करा, वरना यहाँ से इंटरेस्ट भी 800 रुपये और लेस कर देते, 19,000 आता है यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब उसके बाद आपने ध्यान रखना है एक बात, वो क्या ध्यान रखनी है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है बच्चे, वो ये ध्यान रखना है आपको, प्रॉफिट और लॉस हुआ। अब सुनो मेरी बात, बहुत सिंपल सी बात है, 60,000 की कॉस्ट कितनी है 59, हमने 60,000 में से कितना बचा 20,000, मतलब 1/3, कॉमन सेंस, ठीक है। तो यहाँ पे 19,800 हमारी सेल वैल्यू है, और माइनस कर दो उसमें से क्या, कॉस्ट ऑफ सेल। तो मतलब 59,000 डिवाइडेड बाय 60,000 और मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 20,000। कितना है बच्चे, कितना आ गया 19,667। तो यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल हो गया, क्या आ गया आपको, प्रॉफिट ऑन सेल। दैट इज, इन्होंने ना लास्ट में रिकॉर्ड करा है इस प्रॉफिट ऑन सेल को नेट करके, बट आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप साथ में आप यहाँ प्रॉफिट ऑन सेल रिकॉर्ड कर लो। कितना आया था बेटा आपका, आप बताओ, हाँ जी 133, आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लो पहले 133 का प्रॉफिट, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद, ठीक है, इन्होंने क्या करा, परचेज करी 1 अक्टूबर को। सर ध्यान रखना परचेज कब हो रही है, 1 अक्टूबर, और लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा 30/9। किस पर मिला होगा इंटरेस्ट, ये ध्यान रखना है आपने, जो हमारी होल्डिंग्स हैं, हमारी जो क्या है यहाँ पर होल्डिंग्स है। सर हमारी होल्डिंग्स कितनी है, आप ध्यान दीजिए, होल्डिंग्स कितनी है 60 + 10 70, 70 में से हमने कितना सेल कर दिया 20, कितनी बची 50,000। आप चेक करो, 50,000 के ऊपर 16%, और वो भी कितने मंथ्स के लिए, दैट इज 6 मंथ्स के लिए। हमेशा यहाँ पे और यहाँ पे जो इंटरेस्ट, 2 ही बार इंटरेस्ट आएगा सिर्फ, क्या आएगा आपका 2 बार इंटरेस्ट। अगर आपका क्वेश्चन स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है बैलेंस के साथ, तो एक 31 मार्च को इंटरेस्ट आएगा और एक 30/9 को आएगा, 2 बार इंटरेस्ट, और 6-6 महीने का आएगा वो।
और उस दिन पर जो होल्डिंग होगी उस पर इंटरेस्ट आएगा आपका। ठीक है, तो 50,000 के ऊपर 16%, 6 महीने के लिए चेक कर लो बेटा, यही आ रहा है 4,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर दोबारा हमने सेल कर दी 1 नवंबर को, कोई दिक्कत नहीं है, 200 यूनिट सेल करे 99 एक्स इंटरेस्ट, सॉरी उससे पहले परचेज करा 1 अक्टूबर को परचेज करा 50 डिवेंचर 98 कम इंटरेस्ट। अरे सर 1 अक्टूबर को परचेज कर रहे हैं तो 1 अक्टूबर मतलब इमीडिएटली इंटरेस्ट पहले कब मिला था 30/9। तो अब कम हो या एक्सो फर्क नहीं पड़ता, कम हो या एक्सो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंटरेस्ट आएगा ही नहीं यहाँ पर। 1 अक्टूबर को परचेज करे 5,000 यूनिट्स, तो इंटरेस्ट उस पर आना ही नहीं है, तो अच्छी बात है। तो बस सिर्फ क्या होगा, परचेज करते हो 50 इंटू 98, 50 इंटू 98 जो भी आएगा देख लो, प्लस उसके अंदर क्या कर दोगे आप अपना 2% ब्रोकरेज। आई बात समझ? तो ये हो गया। अब लास्ट ट्रांजेक्शन क्या आ गई है आपकी, बाय बैंक करके हमने फिर दोबारा सेल करा 20,000 यूनिट्स। अब 1 नवंबर को सेल करी, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था यहाँ पर हमें 30 सितंबर को, तो मतलब अक्टूबर, 1 महीने का इंटरेस्ट आएगा। क्या आएगा ये आपका 1 महीने का इंटरेस्ट, चेक कर लो। 20,000 के ऊपर 16% और 1 मंथ के लिए कितना आया। ठीक है जी। अब ये प्राइस जो है, प्राइस क्या है ये आपका, ये आपका एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या करोगे 200 इंटू 99, ये आ गई सेल वैल्यू। क्या आ गई आपकी ये सेल वैल्यू, कितनी आई बच्चे जल्दी बताओ, कितनी आई 19,800 आ रही है। और लेस कर दो इसमें से आप क्या ब्रोकरेज, कितनी आई ब्रोकरेज 198, कितना रह गया नेट सेल वैल्यू 19,602। और आप अगर दिमाग लगाओ, पहले भी सेल करे हमने 20,000 यूनिट्स, अभी भी सेल कितने करे हमने 20,000 यूनिट्स। तो अगर 20,000 यूनिट्स की कॉस्ट अगर हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके थे 19,667, तो सर इसकी कॉस्ट भी कितनी 1966। और यहाँ पे क्या हो गया कितने का 65। इन दोनों को एडजस्ट करो, ये प्रॉफिट है और ये क्या है लॉस है, कितना आया 68। तो इन्होंने क्या करा है लास्ट में इकट्ठा एडजस्ट करके 68 लिख दिया, और हमने क्या करा है दोनों ट्रांजेक्शन पे अलग अलग रिकॉर्ड कर। आई बात समझ? क्वेश्चन में बस यही होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा इस क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चंस में यही आएगा आपका, समझ आया? अगर बड़ा क्वेश्चन बनाना होगा तो मर्ज कर देंगे दोनों को, शेयर्स और डिबेंचर्स। ठीक है, अब सेम है सब क्वेश्चंस में, ये सेम चलेगा, कुछ अलग नहीं होगा, फीफो मेथड। ठीक है, अब आपको यहां पर जो एक चीज कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है हमारा कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है। और कन्वर्जन वाले क्वेश्चन में जनरली क्या आएगा आपके एवरेज कॉस्ट, क्या आएगी आपकी एवरेज कॉस्ट। ये क्वेश्चन अपने आप में 10 मार्क्स में आ सकता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन अपने आप में कितने मार्क्स का आ सकता है आपका 10 मार्क्स का आ सकता है। दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। डिबेंचर्स के अंदर एक तो क्वेश्चन आएंगे जो मैंने भी दिखाया आपको, छोटे क्वेश्चंस जहाँ पे कॉस्ट निकालनी है, प्रॉफिट ऑन सेल निकालना है, इस टाइप के क्वेश्चन। जहाँ पे ब्रोकरेज इंटरेस्ट की बात करें, कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट, वो हो गया। फिर उसके बाद लेजर वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, जनरल एंट्रीज बता दी मैंने आपको, ओपनिंग बैलेंस होगा। ठीक है, फिर हम परचेज करेंगे, फिर 31 मार्च को इंटरेस्ट मिलेगा, फिर हम सेल करेंगे, फिर परचेज करेंगे, फिर सेल करेंगे, बस ये होगा। ठीक है, और जनरली वहां पे फीफो मेथड आएगा, क्या आएगा आपका फीफो मेथड। अब कभी कभी आपके पास एवरेज मेथड आएगा। एवरेज कॉस्ट कब आएगी, जब आपके पास क्या होगा कन्वर्जन, सब क्या होगा आपके पास कन्वर्जन। तो क्या आ सकता है आपके पास एवरेज कॉस्ट। इस क्वेश्चन को एक बार जल्दी चेक करते हैं, आओ जी। और ये 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये वाला एज इट इज। मेरी तरफ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ए लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल, सॉरी ए लिमिटेड परचेज ऑन 1, परचेज करा तो मतलब होल्डिंग नहीं है पहले से। 1 अप्रैल को परचेज करा हमने, कितने डिबेंचर परचेज करे अपने दोस्तों, हमने परचेज करे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स
फेस वैल्यू 2 लाख एट द रेट 208। ठीक है, अब दो चीजें चेक करनी है हमने यहाँ पर, एक हमारा ईयर कब क्लोज हो रहा है और दूसरा इंटरेस्ट की डेट्स क्या क्या है। सर इंटरेस्ट की डेट्स क्या है, 31 मार्च एंड 30 सितंबर। बड़ी खुशी हुई है देखकर मुझे। सर इतने खुश क्यों हो रहे हो आप? सर खुशी इसलिए हुई इसको देखकर क्योंकि जिस दिन पे मैं परचेज कर रहा हूँ उससे एक दिन पहले अभी इंटरेस्ट मिला। एक दिन पहले क्या मिला, अभी इंटरेस्ट मिला 31 मार्च को। और मैंने परचेजिंग कब करी, आपको समझ आ रही है वाली बात? इसका मतलब यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं उसका। और दूसरी खुशी इन्होंने क्या दी, पूरे क्वेश्चन के बोनस क्या दिया हमें यहाँ पर, कि कोई ब्रोकरेज नहीं है। क्या नहीं है, कोई टेंशन खत्म, कैलकुलेशन आदि हो गई उसी टाइम। ठीक है कोई ब्रोकरेज नहीं है यहाँ पर। सर इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती हमें 216 का हमने परचेज करा कॉस्ट पर। ठीक, कैसे है 216 बता देता हूं मैं आपको। 2000 डिबेंचर है इंटू 108, आगे 216 खत्म। फेस वैल्यू उन्होंने लिखी नहीं यहाँ पर, कोई दिक्कत, इंटरेस्ट नहीं होगा। फिर 1 जुलाई को फिर परचेस करें हमने 1 लाख के डिबेंचर 112 कम इंटरेस्ट, अब झेल जाएंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। हमने परचेस करा 1,10,000 डिबेंचर्स। ठीक है, अब कब परचेस करें, 1 जुलाई को। तो हम तो पूरा प्रॉपर अपना फॉर्मेट बनाएंगे जिसमें फेस वैल्यू भी लेंगे हम। अब ध्यान देना यहाँ पर, आप ध्यान दो, कितने डिबेंचर परचेस करे हमने यहाँ पर, हमने परचेस करे यहाँ पर डिबेंचर 1,000 डिबेंचर्स। कितने के परचेस करे बेटा, 112। बच्चे कितना हो गया, 1,12,000। अब ये प्राइस था कम इंटरेस्ट तो इसलिए लेस करेंगे इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका, 1 जुलाई को परचेस करा है 3 महीने का इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। सर एक बात याद रहेगी, फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलता है 8%, कितने महीने के लिए, कितना आ गया 2000, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1,10,000, यहाँ आ गया 2 और ये कितना आ गया 1,10,000, कोई दिक्कत? ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ऑन 1 अक्टूबर हमने 80,000 के डिबेंचर सेल कर दिए एट 0105। ठीक है, अब 1 अक्टूबर को सेल करे दोस्त, कब सेल करे बेटा हमने 1 अक्टूबर। अब 1 अक्टूबर से पहले एक दिन पहले क्या आया होगा हमारे पास 30 सितंबर। इस दिन क्या मिला होगा, इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट मिला होगा, पूरे के पूरे 3 लाख के ऊपर, 3 लाख के ऊपर 8% 6 महीने के लिए, तो कितना आ गया ये 12,000। कोई दिक्कत? अब इमीडिएटली 1 अक्टूबर को हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। बड़ी खुशी हुई, क्यों, क्योंकि कोई इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है और ब्रोकरेज यहाँ पर है नहीं, इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ब्रोकरेज यहाँ पर है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कितने डिबेंचर सेल करे दोस्त, हमने सेल करे डिबेंचर्स 800 डिबेंचर्स। अब इधर देखो तुम, इधर देखो यहाँ पे कैसे करना है। पहली बार डिबेंचर कितने परचेस किए थे हमने, पहली बार डिबेंचर कितने परचेस किए थे हमने 2 लाख डिबेंचर, मतलब 2,000 डिबेंचर हमने परचेस करे कितने में 2,16,000। दूसरी बार फिर दोबारा परचेस करे कितने डिबेंचर, 1,000 डिबेंचर परचेस करे कितने में 1,10,000। तो कॉस्ट कितनी हो गई 3,000, और यहाँ पे कितनी हो गई जल्दी बताओ कॉस्ट, कितनी कॉस्ट हो गई 3,36,26 सॉरी 26 टोटल कॉस्ट। बेटा जो आप बात बोल रहे थे देखो आ गई वो वाली बात, माइनस करेंगे। ठीक है, जो हमने डिबेंचर क्या कर दिए, सोल्ड कर दिए, उनकी कॉस्ट। हमने कितने डिबेंचर सेल करे अभी अभी हमने ₹80,000 के, मतलब क्या हो गया आपका 800 डिबेंचर हमने सेल करे। 800 डिबेंचर जो सेल करे हमने, 3,000 की कॉस्ट इतनी, तो 800 की कॉस्ट कितनी होगी, बिकॉज हम एवरेज मेथड फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। क्या फॉलो कर रहे हैं अभी हम यहाँ पर, एवरेज मेथड। 3,000 की कॉस्ट इतनी, तो 800 की कॉस्ट कितनी हुई जल्दी बताओ बेटा 86,933, और बैलेंस कितना आ गया हमारा ये 2,200, और यहाँ कितना आ गया
2,39,067। पहले बताओ क्लियर है ये चीज? करना पड़ेगा। अब सुनो मेरी बात, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने डिबेंचर सेल करे, ठीक है, डिबेंचर हमने सेल करे, कितने के सेल करे थे बेटा, जल्दी बताओ मुझे आप। डिबेंचर हमने सेल करे 105 में, तो 800 डिबेंचर हमने सेल करा 105। कितना आया बच्चे, ये सेल वैल्यू इतनी है, कितना है कोई बच्चा बताएगा? 84,000 माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, अभी अभी हमने निकाली है। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ गई हमारी बच्चे? 86,933। तो यहाँ पर क्या हो गया हमें? लॉस ऑन सेल कितना आया, चेक कर लो। 84,000 और ये क्या है 2933। आ गई बात समझ? ये बात समझ आई? ठीक है, तो ये कर दिया हमने सेल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। अब उसके बाद 1 दिसंबर आएगा दोस्त। अब 1 दिसंबर को क्या हो रहा है यहाँ पर आप चेक करो दोस्त। अगर आप ए लिमिटेड रिसीव 5,000 इक्विटी शेयर इन सी लिमिटेड, उससे मतलब नहीं है कितने रिसीव हुए, कोई मतलब नहीं है हमें, हमें बस शेयर्स में कन्वर्ट हो गए हम। इन कन्वर्जन ऑफ 25% डिबेंचर हेल्ड ऑन दैट डेट, कह रहा है जिस दिन पे कन्वर्जन उस दिन पे जितने डिबेंचर हैं उसका 25% के बदले में हमें क्या मिल गया? इक्विटी शेयर्स। क्या मिल गया हमें? इक्विटी शेयर्स। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त। अब यहाँ पे क्या करेंगे? कन्वर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है हमारा? कन्वर्जन। तो यहाँ पे कन्वर्जन में कितने डिबेंचर दिए हमने? 25%। कितने डिबेंचर दिए हमने? 25। तो 2200 का 25% कितना हो गया? 550। और इसमें भी निकाल दो आप 25%। कितना आया? 59,767। अब बैलेंस कितना बच गया निकाल दो। बैलेंस निकालो कितना बचा। इधर कितना बचा आपका? ये 1650 और यहाँ कितना बच गया? 300। इधर देखते जाओ। अब ये कन्वर्जन हो गया, इधर आओ। बाय इक्विटी शेयर आ रहा है 59,767। समझ आ गया? अब बैलेंस ये आ गया 79,300। चेक कर लो 179,300। यही तो बैलेंस शेयर है हमारे पास 79,300। और साथ में अब यहां पर क्या करेंगे? क्लोजिंग के अंदर हम अक्रूड इंटरेस्ट लेते हैं, याद है ना आपको? अक्रूड इंटरेस्ट कितना लेंगे? 3 मंथ्स का। जो बैलेंस हमारे पास डिबेंचर बचे उन बैलेंस डिबेंचर्स के ऊपर हमें अक्रूड इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। अच्छा सॉरी, अच्छा पहले तो ये इंटरेस्ट आया जिस दिन कन्वर्जन हुआ वहां तक का इंटरेस्ट। सॉरी बेटा, ये वहां तक का इंटरेस्ट है। हाँ, जो कन्वर्टेड डिबेंचर्स है उनके ऊपर। यहाँ पे कर लो ना आप। 550 है, 550 इंटू 100 कितना हो गया? ये 55,000 के ऊपर कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 8%। और कितने मंथ्स हो गए? 1 दिसंबर है ना, तो लास्ट इंटरेस्ट कब मिला है? 30 सितंबर। तो सिर्फ अक्टूबर एंड नवंबर 2 महीने का इंटरेस्ट चेक करना। 733। पहले ये 2 महीने का इंटरेस्ट आ गया और प्लस लास्ट में जो इंटरेस्ट आएगा ये 3 मंथ्स का आएगा। अक्रूड इंटरेस्ट कितने मंथ्स का आएगा? 3 मंथ्स का। हाँ जी, ये कैलकुलेशन समझ आ गई बेटा आपको? ये एवरेज मेथड में ऐसे कैलकुलेट करेंगे कन्वर्जन का। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के अंदर, तो आपको पहले सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था? फिक्स इनकम के अंदर कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट का फोकस रखना है। उसके बाद आपको ब्रोकरेज वगैरह की बातों में ध्यान रखना है। परचेज करते हो ब्रोकरेज ऐड हो जाएगी, सेल करते हो क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। इंटरेस्ट कब माइनस होगा? चाहे सेल हो चाहे परचेज हो, दोनों में लेस होता है। कब? अगर कम इंटरेस्ट प्राइस है। क्या है? अगर हमारा कम इंटरेस्ट। अगर फुल फ्लैश क्वेश्चन है, 2 बार इंटरेस्ट होंगे, 1 बैलेंस होगा, 2 या 3 परचेज होंगी, 1 या 2 सेल होंगी, 7 से 8 ट्रांजेक्शन होंगे। अब लास्ट में जो बैलेंस बचता है किसका? डिबेंचर्स का। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि 31 मार्च की मार्केट वैल्यू ये है, तो समझ जाना क्या ये करंट इन्वेस्टमेंट्स। क्या हमारी ये करंट इन्वेस्टमेंट। मैं एग्जांपल देता हूं।
जैसे इस क्वेश्चन के अंदर शायद डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू गिवन है लास्ट की 110, कितनी गिवन है 110, और डिबेंचर कितने रह गए थे हमारे 1650, 1650 इंटू 110 कितना आता है जल्दी बताओ, 1500, तो क्लोजिंग वैल्यू कितनी आई 181,500, और बैलेंस कितना बचा आपका ये 179,300। हमने अभी अभी क्या पढ़ के आए हैं, रूल क्या बोलता है, अगर करंट इन्वेस्टमेंट है तो करंट इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करते हैं कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। सर यहाँ पे मार्केट वैल्यू ज्यादा आ रही है, इग्नोर कर दो, हम कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। दिस कॉस्ट विल बी कैरिंग अमाउंट, ये कॉस्ट क्या होगी मेरी कैरिंग, इसको बोलते हैं कैरिंग अमाउंट। आई बात समझ। अगर मान लो, हाँ अगर मान लो ये वैल्यू आ रही थी 1,79,000 राइट, तो यहां पे लिखते 1,79,000, कितना लिखते हैं यहाँ पे 1,79,000। सर 300 कहां जाता, 300 को हम यहाँ पे लिखते अलग से बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके। अब यहाँ पे इस केस के अंदर टेक्निकली मुझसे पूछोगे अब क्या करके आना चाहिए था आपको, आपको ये करना चाहिए, नोट देना चाहिए था नीचे। आप क्या सेंस सम कॉस्ट इज लोअर देन द मार्केट वैल्यू सो द इन्वेस्टमेंट विल बी कैरी एट द कॉस्ट, ठीक है, तो वो चीज हो गई। अब अगर रिवर्स होता कि मार्केट वैल्यू कम होती, सिंस द मार्केट वैल्यू इज लोअर देन द कॉस्ट द इन्वेस्टमेंट विल बी कैरी एट मार्केट वैल्यू एंड डिफरेंस विल ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड। आई बात समझ, समझ आ रहा है यहां तक। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, आओ मैं सिखाता हूं आपको। रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, क्या बोला इन्होंने, रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिक्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कि हमारी जो करंट इन्वेस्टमेंट है उसको हम चेंज कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। सोचा था ये सोच के कि शॉर्ट टर्म में बेच देंगे, पर इतने से इतना पसंद आ गई वो हमें कि हम चाह रहे हैं उसको लॉन्ग टर्म रखना, या हमने उसको लाए थे लॉन्ग टर्म समझकर, ठीक है, पर हमें वो पसंद नहीं आई तो हमने क्या कर दिया उसको शॉर्ट टर्म। तो करंट इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये लॉन्ग टर्म से करंट, क्लासिफिकेशन चेंज कर रहे हैं, नॉन करंट को करंट में, करंट को नॉन करंट में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। व्हेन इन्वेस्टमेंट्स आर क्लासिफाइड फ्रॉम करंट इन्वेस्टमेंट टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर इज मेड एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो कह रहे हैं जब क्लासिफिकेशन क्या हो रही है करंट इन्वेस्टमेंट की लॉन्ग टर्म में, तो हम उसकी कैरिंग अमाउंट क्या लेंगे, वो कह रहे हैं कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, उस पर लेंगे उसको, कॉस्ट और फेयर वैल्यू उस दिन की जो होगी उस पर कंसिडर करके उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ऑन दी अदर व्हेन इन्वेस्टमेंट आर क्लासिफाइड फ्रॉम लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म टू शॉर्ट टर्म, ठीक है, द ट्रांसफर इज मेड एट कॉस्ट, क्या कॉस्ट है उसकी, ठीक है। अब जनरली यहां पर क्या होगा, उसकी जो कॉस्ट होगी, ठीक है, और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर। और सर एक बात बताऊं मैं आपको, दिमाग लगाना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जनरली कैरी किस पर होती है, कॉस्ट पर ही होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जनरली कैरी किस पर होती है, कॉस्ट पर ही होती है। तो इसलिए बेसिकली वो कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म में अगर कन्वर्ट हो रहे हो तो इन शॉर्ट में बोलूंगा आपकी कॉस्ट ही आएगी, क्या आएगी, आपकी कॉस्ट ही आएगी, कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे कैरिंग अमाउंट कॉस्ट ही होगा, और ये एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है। बस इतनी बात का ध्यान रखना है। कैरिंग अमाउंट क्या है, जिस जो वैल्यू अभी हमारे पास बुक्स में है दैट इज कॉल्ड कैरिंग अमाउंट। तो 3 वैल्यू हो गई यहाँ पे, एक हो गई दैट इज कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन प्राइस, जिस प्राइस पे एक्वायर करा है हमने। नंबर 2 क्या हो गया हमारा, आपकी कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट क्या हो गया आपका, दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू, दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट वैल्यू। और थर्ड क्या हो गया, फेयर वैल्यू, जो क्या हो गई मार्केट।
ठीक है, अगर आप करंट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर रहे हो तो कह रहे हैं उस दिन पर क्या देखेंगे हम, कॉस्ट या फिर फेयर वैल्यू, विच एवर इज लो। तो मतलब कैरिंग अमाउंट से मतलब नहीं है, कैरिंग अमाउंट से मतलब नहीं है, या उसकी कॉस्ट क्या थी या उसकी फेयर वैल्यू क्या थी। तो कैरिंग अमाउंट कुछ और हो सकता है, मतलब जिस अमाउंट पे वो शो हो रही है अभी कहाँ पे, बैलेंस शीट के अंदर, वो कुछ और, दैट इज कॉल्ड कैरिंग अमाउंट, दैट इज कॉल्ड कैरिंग अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट अलग, कैरिंग अमाउंट जिस अमाउंट पे कैरी कर रहे हैं। ठीक है जी, अगर आप लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म में जा रहे हो, लॉन्ग टर्म से क्या बोल रहे हो आप, शॉर्ट टर्म में जा रहे हो, तो कह रहे हैं लॉन्ग टर्म वाली इन्वेस्टमेंट में कॉस्ट देखो या फिर क्या देखो, कैरिंग अमाउंट, विच एवर इज लोअर। और दोस्त यहाँ पे मैंने बोला जनरली कॉस्ट ही होगी, जनरली क्या होगी आपकी, कॉस्ट ही होगी, कोई दिक्कत, दैट इज कॉल्ड रिक्लासिफिकेशन। डन। चलो जी, लास्ट छोटे से कॉन्सेप्ट है, 2-3 मैं बता रहा हूं, ठीक है, चैप्टर कनेक्ट हो जाएगा पूरा। अब सेम जब हम जाते हैं शेयर्स के अंदर, शेयर से सबसे पहले तो जब हम सेल करते हैं तो सेल करते वक्त क्या होता है हमारा, आप ध्यान रखना, हम एवरेज मेथड निकाल लगाते हैं, किसके लिए, एवरेज मेथड क्यों चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल के लिए, किसके लिए, कॉस्ट ऑफ सेल के लिए, पॉइंट टू बी नोटेड। दूसरा, जब हम शेयर्स के अंदर जाते हैं तो ध्यान रखना, यहां पर हमें 3 चीजों का सामना करना पड़ता है बार बार, एक बोनस शेयर्स, एक राइट शेयर्स और एक डिविडेंड। सर शॉर्ट में लिखवा रहा हूं सारी बातें, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स एंड क्या हो गया, डिविडेंड। बोनस शेयर्स हमें मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बोनस शेयर क्या मिलते हैं हमें, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जनरली ये हमारी क्या करते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट को बहुत रिड्यूस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट को रिड्यूस। फ्री में आ गए हैं, कॉस्ट तो बढ़ाई नहीं इन्होंने, हमारी क्वांटिटी बढ़ा दी उठा के, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी बोनस शेयर्स की वजह से। पहला पॉइंट समझ आई ये वाली बात, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ठीक है, इनसे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती, सिर्फ बोनस शेयर आते हैं, उनको क्वांटिटी में ऐड कर देते हैं, अमाउंट में ब्लैंक छोड़ देते हैं। बट यहाँ पे जब बोनस शेयर, कभी कभी जानबूझ के बोलेगा बोनस शेयर सेल कर दिए, कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कर ले तो, बट बोनस शेयर फ्री में थोड़ी आए हैं, आपको लग रहा है फ्री में आए हैं, पर जब हम सेल, कॉस्ट ऑफ सेल निकालेंगे उसकी, तो हम तो एवरेज मेथड लगा रहे हैं ना। मान लो पहले से 1000 शेयर है, 500 शेयर आ गए, 1000 शेयर लिए थे हमने 1 लाख के, अब या 1.5 लाख के लगा लो, कितने के लिए थे हमने, 1.5 लाख के, और बोनस शेयर तो फ्री में आए थे। अब वो बोलेगा बोनस शेयर सेल कर दिए, आप सोचोगे फ्री वाले शेयर सेल कर दिए पूरा का पूरा प्रॉफिट, नहीं, वो कह रहे हैं आप ये अज्यूम करोगे कि इन 1500 की कॉस्ट कितनी है, 1500 की कॉस्ट है 1.5 लाख, तो एक की कॉस्ट कितनी हो गई आपकी, 100 रुपए की। तो जो कॉस्ट पहले आपको लग रही थी 150 की, वो कॉस्ट कितनी की हो गई गिर के 100 की। आई बात समझ। तो जानबूझ के बोलेगा बोनस शेयर सेल कर दिए, तो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल वेटेड एवरेज से निकालनी है हमने, कैसे निकालनी है, वेटेड एवरेज, ओरिजिनल होल्डिंग प्लस बोनस शेयर्स, ओरिजिनल होल्डिंग की कॉस्ट ये कॉस्ट में आ गई, दोनों को हम ऐड कर देंगे। बाकी कॉन्सेप्ट वही, कोटेशन प्राइस, वहां पे इंटरेस्ट फैक्टर नहीं होता, बस ब्रोकरेज है, वो सब चीजें देखनी पड़ेंगी। दूसरा, जब राइट शेयर्स आते हैं तो राइट शेयर्स में क्या होता है, 2 चीजें होती हैं, परचेज ऑफ शेयर्स, ये सिंपल है, क्या ये सिंपल है, और पता है यहाँ पे ब्रोकरेज नहीं होती। सर क्या नहीं होती इसके अंदर, ब्रोकरेज। सर ब्रोकरेज क्यों नहीं होती, बिकॉज कंपनी से शेयर आ रहे हैं डायरेक्टली, किसी ब्रोकर से हम सेकेंड हैंड मार्केट से शेयर परचेज नहीं कर रहे हैं, मतलब स्टॉक मार्केट से परचेज नहीं कर रहे, कंपनी डायरेक्टली शेयर आ रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रोकरेज नहीं होगी। बोनस में और राइट में क्या नहीं होगा आपके पास, ब्रोकरेज नहीं होगी बेटा, क्या नहीं होगी आपके पास, ब्रोकरेज नहीं होगी। ये बात बड़ी ध्यान रखने वाली बात थी कि बोनस और राइट शेयर में ब्रोकरेज नहीं होता, कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक है। अब परचेज ऑफ शेयर्स करें तो सिंपल है, जो शेयर परचेज करें हमने जिस प्राइस पर, अब हमने ट्रांसफर ऑफ राइट कर दिया, सर यहां पे क्या कर दिया हमने, ट्रांसफर ऑफ राइट। अब सर ट्रांसफर ऑफ राइट को जितना भी ट्रांसफर करते हैं, सारा का सारा हमारा क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, याद करो टैक्स, क्या होता है बेटा हमारा ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अभी शॉर्ट टर्म छोड़ देते हैं, हमारा तो गेन हो गया,
बस प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? ये प्रॉफिट। सर प्रॉफिट है तो क्या करें इस प्रॉफिट का? सर वो बोल रहे हैं इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो हम क्या मानेंगे इसको? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या मानेंगे इसको? नॉर्मल प्रॉफिट। सर नॉर्मल प्रॉफिट मान के क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट मानने का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कहाँ जाएगा वो? प्रॉफिट एंड लॉस। बस नीचे नोट दे देंगे कि सेल ऑफ ट्रांसफर से जो भी हमारा प्रॉफिट दैट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। उसकी कोई एंट्री नहीं होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तो अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है, काम बच गया मेरा। अगर वो बोल देते हैं कि ट्रांसफर ऑफ राइट को क्या मानो? रिकवरी ऑफ कॉस्ट, रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है हमने शेयर्स लालच में परचेस करे हो अभी अभी कि राइट शेयर्स आने वाले हैं, और जब हम शेयर्स हमने अभी अभी परचेस करे राइट शेयर से पहले, तो पक्की बात है उनका प्राइस ज्यादा होगा मार्केट के अंदर। प्राइस क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा उन शेयर्स पर। आपको बात समझ आ रही है वाली बात? ठीक है। तो उस सर्कमस्टांस के अंदर तो जो शेयर्स हमने अभी अभी परचेस करे उनसे जो राइट शेयर्स मिले, क्या मिले? उनसे जो राइट शेयर्स मिले, ठीक है, उनका जो ट्रांसफर ऑफ राइट है उसको मानते रिकवरी ऑफ कॉस्ट। तो उसका मतलब क्या करेंगे? उसको हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हम क्या करेंगे? उसको क्रेडिट। क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट। अब इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया टू प्रॉफिट एंड लॉस, और इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। और एक बात बताऊं, आपके सारे क्वेश्चन में यही माना हुआ है। इसमें ना थोड़ी सी टेक्निकली बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट और भी डीप में चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सारे क्वेश्चंस में राइट शेयर्स को इन्होंने क्या माना हुआ है? दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। राइट शेयर्स को नहीं, ट्रांसफर ऑफ राइट को। किसको? ट्रांसफर ऑफ राइट्स को। पहले बताओ समझ आ रही है वाली बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब आ जाओ लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट इन्होंने क्या बोला? डिविडेंड। सेम, डिविडेंड दो टाइप के होते हैं। मैं यहां अलग से लिखवा रहा हूं अच्छे से। डिविडेंड दो टाइप के होते हैं। डिविडेंड दो टाइप के होते हैं, एक फाइनल डिविडेंड और एक इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, देखो ब्लाइंड रूल फॉलो मत करना। मैं जो बातें बता रहा हूं ना वो कुछ जनरली जो क्वेश्चंस में होती हैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, बट कॉन्सेप्ट जरा समझना मेरे से आप। अब फाइनल डिविडेंड जो होगा ना आपका, ठीक है, मतलब वो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड वो मिल रहा है करंट ईयर में। क्या बोला मैंने? प्रीवियस ईयर का डिविडेंड कब मिल रहा है हमें? वो करंट ईयर में। और डिविडेंड जो होता है ना एज पर AS9, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता है, वो क्या बोलता है कि डिविडेंड को हम एज इनकम कब मानेंगे? सिर्फ कलेक्शन बेसिस पर। दुनिया की बाकी सारी इनकम जो होती है वो होती है अक्रूवल बेस पर। एक डिविडेंड ऐसी इनकम है जो है कलेक्शन बेसिस पर। समझ आ गई ये वाली बात? क्या फाइनल डिविडेंड जो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड है करंट ईयर में रिसीव होगा। अब हमारे पास ध्यान रखना होल्डिंग किस टाइप से होगी? एक ओपनिंग होल्डिंग होगी, ओपनिंग बैलेंस वाली, एक हमने परचेज करी होगी अभी अभी, ऐसे ही होता है। एक हमें बोनस शेयर मिलेंगे, ध्यान रखना, एक मिलेंगे राइट शेयर। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, इधर इधर इधर। डिविडेंड कौन दे रही है? कंपनी। किसका दे रही है? प्रीवियस ईयर का। किसका दे रही है? प्रीवियस ईयर। क्या प्रीवियस ईयर में ये जो बोनस और राइट शेयर्स हैं क्या ये इस दुनिया में थे? नहीं थे। इनकी जन्म ही नहीं हुआ था अभी तक। इनका जन्म ही कब हुआ है? इस साल हुआ है। इनका डेट ऑफ बर्थ करंट ईयर का है। तो प्रीवियस ईयर के जो बोनस, प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड मिला है उसमें तो इसका रोल है ही नहीं इन दोनों का। इनको तो हटा दो, पिक्चर से बाहर है दोनों। अब बचे क्या? ये दोनों बचे। सुनो, जो ओपनिंग वाले हमारे क्या हैं? शेयर्स होंगे, मतलब इनका बैलेंस वाले शेयर्स। ये प्रीवियस ईयर के शेयर्स हैं जो अभी तक हमारे पास हैं। और ये शेयर भी मैंने सेकेंडरी मार्केट से परचेज करे, मतलब स्टॉक मार्केट से परचेज करे, किसी पर्सन से परचेज करे। अब कंपनी को तो मतलब नहीं है कि भाई तेरे पास कब आए कैसे आए, तू लिस्ट में था मेरी, तेरे को डिविडेंड मिल जाएगा। अब तू चाहे तेरे पास ये डिविडेंड कब आया, शेयर्स कब इस साल आए हो। अब शेयर्स तो तेरे पास इस साल आए ये वाले, पर
टाइम पीरियड कौन सा है? प्रीवियस वाला। प्रीवियस ईयर तेरे पास ये शेयर थी नहीं, प्रीवियस ईयर का टाइम पीरियड के शेयर्स के ऊपर डिविडेंड इस साल तुझे मिल गया। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो इस सर्कमस्टांस में इन्होंने क्या बोला आपको, दैट इज कि इसके ऊपर जो डिविडेंड मिलेगा, जो ओपनिंग होल्डिंग के ऊपर डिविडेंड, वो नॉर्मल इनकम है। ओ सर, नॉर्मल इनकम है। नॉर्मल इनकम का मतलब क्या, कहाँ जाएगी वो? प्रॉफिट एंड लॉस में। कहाँ जाएगी वो? प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, और जो परचेज करे हुए, जो अभी हमने परचेज करे शेयर्स इस साल, कौन से शेयर परचेज करे हैं? कंपनी से नहीं, स्टॉक मार्केट से। उसके ऊपर जो डिविडेंड होंगे वो क्या मानेंगे हम? रिकवरी ऑफ कॉस्ट। क्या मानेंगे उसको हम? रिकवरी ऑफ कॉस्ट। लर्न हो गया? लर्न करके चले जाओ, वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा। 99% श्योरिटी दे रहा हूं मैं तुम्हें, जो बातें मैंने सिखा दी। क्वेश्चन में चेक कर लेना आप जाकर। समझ आया यहां तक? उसके बाद इन्होंने क्या बोला? इंटरिम डिविडेंड की बात करी। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? करंट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में रिसीव हो रहा है। करंट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में रिसीव हो रहा है, दैट इज इंटरिम डिविडेंड। अब वो मिलेगा ओपनिंग पर भी, वो मिलेगा परचेज वाले पर भी, वो मिलेगा बोनस पे भी, पर वो कभी कभी राइट शेयर्स पे नहीं मिलेगा। कभी कभी तो मिल भी सकता है, पर राइट शेयर ना अभी लास्ट में इशू होंगे, अभी अभी एक आध महीना पहले, तो बोलेगा वो राइट शेयर्स आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर इंटरिम डिविडेंड, ऐसे बोल देगा वो। ठीक है, बाकी सब में मिलेंगे प्रोवाइडेड ये होल्ड कर रखे हो हमने। हाँ, इनमें से कुछ पार्ट अगर हमने सेल कर दिया तो उस पर नहीं मिलेगा फिर। तो इंटरिम डिविडेंड क्या है हमारी? जनरली हमारी नॉर्मल इनकम होती है। क्या होती है हमारी? नॉर्मल। और नॉर्मल, हाँ जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं हुई। हाँ, वो डिडक्ट होगा। ठीक है, ये नॉर्मल इनकम ट्रीट होगी। और नॉर्मल इनकम का मतलब कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होगी इसकी। हमें तो चाहते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इसकी कोई जगह मिले ही ना। पहले बताओ, क्लियर हो गया यहां तक? समझ आई ये वाली बात? ठीक है, फर्स्ट अप्रैल को हमारे पास ऑलरेडी 25,000 शेयर हैं। तो 25,000 शेयर्स हैं, कितने के लिए हमने? 15 रुपए के हिसाब से। तो 25,000 इंटू 15 आ गया। फिर 20 जून को फिर हमने शेयर परचेस करे 5,000, 16 रुपए के हिसाब से। साथ में कुछ ब्रोकरेज होगी मेरे ख्याल में, लास्ट में ब्रोकरेज दे रखी है क्या? नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हमने परचेस करे 5,000 शेयर 16 रुपए के हिसाब से, 80,000 हो गए। ठीक है, यहाँ पे डिविडेंड का कॉलम नहीं आता। उसके बाद कंपनी ने बोनस और राइट शेयर्स अनाउंस करे। ठीक है, नो डिविडेंड वॉज पेबल ऑन दिस शेयर्स। अरे ना भी बोलता ना तब भी ना लेते हम तो मत बोले ये वाली बात, मत बता हमें, हमें पता है ये वाली बात। बोनस शेयर 1:6 किस दिन मिले? 16। टू बोनस कितना? 30,000 के ऊपर 1/6 कितना हो गया? 5,000। इसके अगेंस्ट में कोई पैसा नहीं आता, पेमेंट नहीं करी हमने। फिर हमें मिले 31 अगस्त को क्या? राइट शेयर 3:7 किस प्राइस पर? 15 रुपए पे। ड्यू डेट क्या है उसकी? 30 सितंबर। 30 सितंबर मतलब इस दिन पे पेमेंट करनी है हमने। पर अब हमारे पास 3:7 कितने शेयर हो गए हमारे पास? तीनों को ऐड कर दो, 25 + 5 + 5 कितने हो गए? 35 का 3/7 कितना आ गया? 15,000 आएगा। कितना आएगा? और 15,000 में से इन्होंने क्या बोला आपको? दैट इज हमने राइट जो है ना सारे परचेज नहीं करे, 1/3 राइट हमने सेल कर दिए। तो 15,000 का 1/3 5,000।
बचा कितना 10,000। जो हमने सेल कर दिया वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, छोड़ दो ना उसको, टेंशन ही खत्म। जो हमने परचेज करे वो यहाँ पर आ गए 1,50,000, कोई दिक्कत। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला अपन को बोला इन्होंने कि कंपनी ने क्या करा, डिविडेंड बांटा 20%। अब फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपए, 10 रुपए का 20% कितना होता है 2 रुपए का डिविडेंड बांटा, बांटा कोई दिक्कत नहीं है, बांट ले भाई। अब देखना क्या है हमारे पास कितने शेयर्स बचे पड़े हैं। सर हमारे पास 25,000 शेयर्स है, 25,000 शेयर्स के ऊपर जो 2 रुपए के हिसाब से डिविडेंड मिला मतलब कितना हो गया 50,000। वो नॉर्मल इनकम है, बताया था अभी, वो नॉर्मल इनकम है, कहाँ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में। कहाँ गई है प्रॉफिट एंड लॉस में। बाकी जो बचे ये परचेज सेकंड हैंड शेयर जो हमने स्टॉक मार्केट से परचेज कर 5,000 शेयर इंटू 2 कितना हो गया 10,000। ये रिकवरी ऑफ कॉस्ट है, क्या मेरे लिए रिकवरी ऑफ कॉस्ट 10,000। कोई दिक्कत, समझ आ रही सबको ये वाली बात। अब सुनो नेक्स्ट आ जाओ, डिविडेंड फॉर शेयर्स, ये ठीक है। ये बोल रहे हैं जो हमने 20 जून को शेयर एक्वायर करे ना उसको एडजस्ट करना है कॉस्ट ऑफ परचेज से, वो तो हमने कर दिया। अब ईश्वर ने सेल करे क्या 25,000 शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ 15 पर शेयर, तो कोई दिक्कत नहीं है। शेयर करे 25,000 इंटू 15 कितना हो गया 3,75,000, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत क्या, कॉस्ट कितनी है इन शेयर्स की 25,000 की, तो हमें वो कॉस्ट निकालनी है। तो आओ हम कॉस्ट निकालते हैं, 25 + 5 + 5 + 10, टोटल शेयर्स कितने हो गए 30, 35, 45,000 शेयर हो गए हमारे पास। इनकी कॉस्ट कितनी है आओ देखते हैं। कॉस्ट 375, 80, 0, 1,50,000, 375 + 80 + 0 + 1,50,000 पर यहां से माइनस कर देंगे 10,000। क्या माइनस करेंगे ये 10,000 रिकवरी ऑफ कॉस्ट। सर कॉस्ट अकाउंटिंग भी याद करो, सेल ऑफ स्क्रैप को याद करते थे, रिकवरी ऑफ कॉस्ट, ये रिकवरी ऑफ कॉस्ट है। तो कॉस्ट कितनी आ गई 375 + 80 + 150 कितनी कॉस्ट आ गई आफ्टर डिडक्टिंग दिस 10,000 5,95,000। 5,95,000 डिवाइडेड बाय 45,000 मल्टीप्लाइड बाय कितने हैं हमारे पास, कितने शेयर हमने सेल करे 25,000 शेयर सेल करे ना मेरे ख्याल में, हाँ 25,000 सेल करे, कितना आया 20,000 30,556, ठीक है। और इनकी कॉस्ट कितनी थी, सॉरी इनकी सेल वैल्यू कितनी थी बेटा हमारी, इनकी 3,75,000, 3,75,000। प्रॉफिट कितना हो गया, कितना है प्रॉफिट चेक करो 44,444। आई बात समझ, बस यही चैप्टर था, क्लैरिटी बढ़ गई थोड़ी सी, डन। चलो जी ठीक है, तो ये था आपका इन्वेस्टमेंट, बाकी फिर हम नेक्स्ट और रिवाइज करते हैं हम।